तो साम्राज्यवाद एक बहुत बड़ी परिघटना है। आज दुनिया में जो भी हम देख रहे हैं, जितने तरह के युद्ध देख रहे हैं, उसके मूल में साम्राज्यवाद है। हुआ ये कि साम्राज्यवाद के साथ साथ जो आधुनिकता आई, बल्कि आधुनिकता के परिणाम स्वरूप जो साम्राज्यवाद आया, उसने हमें बहुत सारी चीजों को बाइनरी में देखने की प्रवृत्ति विकसित की। फर्ज कीजिए गांधी और भगत सिंह, गांधी और अम्बेडकर, गांधी और मार्क्स। तो मैं हमेशा इस बात को सोचता हूँ कि अगर गांधी नहीं आते तो भगत सिंह और अम्बेडकर भी नहीं। गांधी ने समाज में उस संवाद की परंपरा या संवाद की प्रेरणा को विकसित किया जिसने आगे चलकर भगत सिंह और अम्बेडकर को संभव बनाया। और दुर्भाग्य से हम उस क्रमिकता को देखने की बजाय गांधी बनाम भगत सिंह, गांधी बनाम मार्क्सवाद देखने लगे। और जिसके बाद जो आप गांधी के संदर्भ में जिस बुर्जुआ विचारधारा की बात करें, मार्क्स ने बुर्जुआ को इस तरह कभी खारिज नहीं किया है। मार्क्स ने बुर्जुआ के साथ एक लगातार संवाद और एक लगातार अंतर्विरोध को विकसित करने की बात की। मार्क्स के पूरे दर्शन में जो रेडिकल हिस्सा विकसित होगा तो बुर्जुआ ही है। जिस मध्य वर्ग से मार्क्स विचारधारा की बात करते हैं वो बुर्जुआ ही है। तो बुर्जुआ के भीतर लगातार रेडिकल का विकास हो, यह मार्क्स की चिंता थी। और मार्क्स की बात लगातार कर रहे थे कि जो मजदूर वर्ग है, जो आंदोलन का नेतृत्व करेगा, उसके साथ बुर्जुआ कोई पूरी तरह छिटक कर चला नहीं जाएगा, उसका एक हिस्सा रेडिकल होकर उसके साथ जुड़ेगा। गांधी की जहां तक बात करें तो गांधी के बारे में एक बात मुझे लगता है कि हम जिसको गांधीवाद कहते हैं, उसमें एक समस्या है। फर्ज कीजिए कि मेरे घर पर अगर कोई 10 लुटेरे आ जाए, उस समय घर के लोगों का जो व्यवहार होगा वो उनका स्वाभाविक व्यवहार नहीं है। गांधी जिस लड़ाई को लड़ रहे थे, और मार्क्सवाद की बात करते हुए हम हमेशा कार्यनीति और रणनीति की बात कर रहे थे और करते हैं, तो गांधी जिस बात को कह रहे थे वह बहुत रणनीतिक तौर पर कह रहे थे। और उसका उद्देश्य यह था कि साम्राज्यवाद के विरुद्ध एकजुट होकर एक मुकम्मल लड़ाई लड़ी जाए, और अंग्रेजों के जाने के बाद फिर उस लड़ाई को एक व्यापक अर्थ देकर, जिस अर्थ में उन्होंने कांग्रेस को भंग करने की भी बात कही थी। मुझे लगता है कि आज का जो समय है वह हमें लगातार इस ओर प्रेरित कर रहा है और एक तरह से हम पर दबाव भी बना रहा है। हम भारतीय समाज का जो वर्तमान है, उस वर्तमान को देखते हुए गांधी और मार्क्स को मिलाकर सोचने की कोशिश करें। हो सकता है कि इस बात को 30 साल पहले कहने पर बहुत सारे मार्क्सवादी इसका मजाक बनाते हैं। इस बात को मैंने महसूस भी किया है, लेकिन इस मजाक को झेलते हुए भी आपको इस बात को कहना होगा और इस बात को समझना होगा कि आप सोचिए कि जिस देश में स्त्रियां घर के बाहर नहीं निकलती थी, वह गांधी के आह्वान पर अपना सब कुछ, जो भी उनके पास संपत्ति थी, वो देने को तैयार हो गए। यह कितना बड़ा भरोसा है। और यह बताता है, फूको की एक पुस्तक है जिसका नाम है सोसाइटी मस्ट बी डिफेंडेड। तो जिस बात को फूको किताब के शीर्षक के रूप में लिख रहे थे, गांधी उसको साबित कर रहे थे। वह जिस भारतीय समाज के बारे में कहा जा रहा था कि वो अति पिछड़ा समाज है, उस समाज की औरतें आगे बढ़कर गांधी के उस आंदोलन में शरीक हो रही थी। इस भाषा को तकरीबन 90 करोड़ लोग या 95 करोड़ लोग बोलते हैं। अगर वहाँ 300 की संख्या किताबों की है, तो मैं तो विज्ञान का छात्र रहा हूँ, और आप प्रतिशत में निकालें इसको शून्य कहेंगे। यानी हिंदी जो है वो पाठक विहीन समाज है। आप विज्ञान से साहित्य में आए और विज्ञान के बारे में जो धारणाएं हैं और साहित्य के बारे में जो धारणाएं हैं, दोनों के बीच सेतु कम ही बने हैं। और आपकी जो यात्रा शुरू हुई तो उसके पीछे क्या चीजें थी उस समय जो कारक बनी? मैं 2000 में दिल्ली आया, और दिल्ली जब मैं आया तो मैं बहुत निम्न मध्यवर्गीय परिवार से आया और आर्थिक संकट से मैं जूझता रहा। और उस दौरान मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में फिजिक्स ऑनर्स किया, और उसी दौरान जीविकोपार्जन के लिए कुछ ट्यूशन भी पढ़ा। तो वह जो जीवन का संघर्ष था, वहाँ मैंने जीवन को बहुत मौलिकता से
तो बहुत बुनियादी रूप में देखने समझने की कोशिश की, जो भी मेरी समझ थी अच्छी बुरी। मुझे लगता है कि चाहे वो कविता हो, चाहे वो विज्ञान हो, चाहे कोई दूसरी विधा, जीवन की जो मौलिकता है या जीवन की जो बुनियादी समझ है वो लगभग एक ही है हर जगह से। और वही चीज है जब आप एक जगह से दूसरी जगह, एक विधा से दूसरी विधा में जब आप यात्रा करते हैं, तो वो बुनियादी जो जीवन के प्रति जो दृष्टिकोण है वह बना रहता है। और तब आपको लगता है कि देखने का एक रूप यह भी है और एक दूसरा रूप यह है। इससे इतर एक यह था कि मेरे पिता, मैं बोकारो में मेरी पैदाइश हुई, छोटा सा शहर है। हालांकि बोकारो के बारे में एक खास बात यह है कि वो एक ही समय में शहर भी है और गांव भी है। एक आदिवासी समुदाय, एक इस तरह का एक जीवन भी है वहाँ, लोक संस्कृति है। और एक समझ लीजिए कि 90 के दशक में एक जो बनता हुआ शहर, जो भारत, जिस भारत को आज हम देख रहे हैं उससे भिन्न किस्म का एक बनता हुआ शहर भी वहाँ था। ये दोनों तरह की संस्कृति, और मजेदार बात यह कि दोनों विपरीत या विरोधाभासी नहीं थे। आज जैसे हम शहर और लोक संस्कृति के बीच का जो विभाजन देख रहे थे, तो उस माहौल में हम लोग पले बढ़े। और मेरे पिता कविताएं लिखते थे, वो छोटे उतने उस दायरे में जाने जाते थे। तो हमारे घर में यह था कि कुछ कवियों का नाम हमने सुन रखा था, निराला के बारे में हम जानते थे, दिनकर के बारे में जानते थे, जबकि मेरी पढ़ाई तो साइंस की थी। तो उन कवियों के बारे में जानने या पिताजी कुछ किस्से सुनाते थे, तो मुझे लगता है कि वहां से कविता लिखने की कोई बात मेरे मन में रही होगी, जो धीरे धीरे जो है। तो मैं फिजिक्स ऑनर्स करते हुए भी कुछ तुकबंदी या इस तरह की कविताएं लिख रहा था, और मुझे लगता है कि एक निर्णायक मोड़ आया, और जहां से फिर मैं जो है विज्ञान से कविता की तरफ गया। तो यह एक यात्रा रही। कोई खास व्यक्ति था या स्वाभाविक प्रेरणा थी अपने मन की, पुराने संस्कारों की? इसको मैं शायद ये कहूँगा कि मैं थोड़ा बचपन से ही कुछ घर की परिस्थितियां और हमारा इस तरह का माहौल रहा कि मैं बहुत अंतर्मुखी था, और परिवार में कुछ भिन्न तरह के संकट थे, और उन सब का प्रभाव मेरे व्यक्तित्व पर पड़ा। और मैं जो अंतर्मुखी था उसका यह असर हुआ कि मैं पढ़ने लिखने की तरफ जो है मेरा रुझान बढ़ता गया। और जब मैं फिजिक्स पढ़ता था तब भी मेरे साथ ये दुविधा थी कि मैं कोर्स की किताबें उस तरह से नहीं पढ़ पाता था, और मुझे लगता था कि मैं जिन लोगों ने मूल किताबें लिखी हैं भौतिकी में, उनकी किताबें पढ़ूं। और उसी तरह मुझे लगता है कि मैं धीरे धीरे कविता की ओर प्रवृत्त होता गया। और फिर मैंने कोई बहुत सिलसिलेवार तरीके से कविताएं नहीं पढ़ी थी, और लिखने की भी मेरी कोई उस तरह की कोई तैयारी नहीं थी, जिसको वो तैयारी तो मैं आज भी नहीं मानता हूँ कि कोई बहुत मुकम्मल मेरी तैयारी है। लेकिन वो सब चीजें अपनी अपनी तरह से होती गई, और कहीं एक ऐसा मुकाम आया जब मुझे लगा कि अब मुझे लिखना चाहिए, और मुझे आलोचना या कविता को भी, इसमें मुझे लगा कि अब ये काम मुझे करना चाहिए। कविता लिखने की जो प्रेरणा है, जैसे हम देखते हैं कि हर कवि का अपना कोई ना कोई गुरु होता है, तो आपके लिए माना कौन था कि किसके जैसा हमें लिखना है, या ये था कि हमें अपने जैसा लिखना है, कुछ इस तरह का बना दिमाग में? यह तो मैं नहीं कहूँगा कि इसके जैसा, क्योंकि वैसा तो करना मेरे लिए थोड़ा असंभव जैसा मुझे लगता है, क्योंकि हर किसी को अपना रास्ता खुद तलाशना होता है। लेकिन 3 लोगों की कविताओं को मैं बार बार पढ़ता हूँ, और मुझे लगता है कि वह हिंदी कविता जो है उसके मील के पत्थर है, निराला, मुक्तिबोध और रघुवीर सहाय। ये 3 दौर भी हैं और कविता के 3 रास्ते भी हैं। इनके बीच अंतर संवाद भी है, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं कि ये तीनों भिन्न है, लेकिन तीनों का एक मुकम्मल प्रभाव या एक सम्यक प्रभाव जरूर मेरे लिखने पर पड़ा। यहाँ मैं ये कतई नहीं कह रहा हूँ कि मैं इनके आसपास भी कहीं कुछ कर पाया, ऐसी कोई बात मैं नहीं कह रहा। मैं कह रहा इन तीनों को मैंने पढ़ते हुए लगातार ये महसूस किया कि जो जिसको हम आधुनिक हिंदी कविता कहते हैं, उसका एक बहुत बड़ा दायरा इन कवियों से बनता है। और हमारे आधुनिक कविता या हमारे जो समकालीन वरिष्ठ कवि भी हैं, उन सब ने इनके दाय को स्वीकार किया है। और कई बार ये बात बहुत हैरत अंगेज लगती है
कि जिस भाषा में मैथिली चंद्रगुप्त 1910-12 में जो कविता लिख रहे थे, वह ठीक 10 साल के बाद इतनी बड़ी कविता और इतनी व्यापक अर्थ देने वाली कविता बनी थी। तो वो निराला का बहुत बड़ा कारनामा था। तो उसके बाद हिंदी कविता जैसे एक बड़ी घटना के बाद, या जैसे कोई उनका बात या कोई एक ऐसी चीज जिसके बाद एकदम से दृश्य बदल जाता है, तो निराला का आगमन हिंदी कविता में एक दृश्य को बदलने वाला है। उसके बाद तो फिर चीजें बदलती गई और एक नई दिशा में ही चली। सच्चिदानंद जी, हमने देखा आपकी जो आरंभिक जो पुस्तक समीक्षाएं भी हैं, उनमें भी बहुत से विचारकों के संदर्भ हैं, उनके कोट्स हैं वहां पे। तो आपको क्या लगता है कि जो हिंदी पुस्तकें या जो साहित्यिक पुस्तकें हैं, उनको बिना एक वैश्विक परिप्रेक्ष्य के या जो संसार में जो चीजें बदल रही हैं उनको समझे बिना, उनसे काट कर नितांत एक पक्षीय रूप में उनको पढ़ना कैसा गलत है या कैसा है? आप बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। देखिए, होता ये है कि जिसको हम भारत कहते हैं या जिस संदर्भ में हम अक्सर तीसरी दुनिया या पूरब बनाम पश्चिम जैसी बात, तो स्पष्ट ही है कि इसके मूल में साम्राज्यवाद। लेकिन दुनिया का कोई दार्शनिक या कोई विचार किसी एक इलाके या एक प्रांत को लेकर नहीं होता। प्लेटो से लेके अरस्तु से लेके कांट, या हम अपने यहाँ ही जिन या वाल्मीकि की बात हम करते हैं, या हम शंकराचार्य की बात करते हैं, या मम्मट की बात करते हैं, तो वो किसी एक प्रांत है जिसको हम सौंदर्य बोध कहते हैं या सौंदर्य शास्त्र कहते हैं, तो वो किसी एक प्रांत या एक दायरे को लेकर नहीं आया। लेकिन पिछले तकरीबन 150 सालों में हर चीज के साथ इस बात को बार बार जोड़ा गया कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में बोलिए। अब जैसे मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि भाई न्यूटन का सिद्धांत है, इसका कोई भारतीय परिप्रेक्ष्य बताए, तो ऐसा कोई भारतीय परिप्रेक्ष्य नहीं था, क्योंकि विचारधारा अपने आप में वैश्विक मनुष्य दुनिया के हर कोने में जो मनुष्य है उसके लिए अगर उसका अर्थ नहीं है तो वो विचारधारा नहीं है। उसका कोई भारतीय दर्शन या भारतीय संदर्भ उस रूप में नहीं हो सकता, क्योंकि वो मनुष्य की मुक्ति का, अगर कोई भी दर्शन मनुष्य की मुक्ति का दर्शन नहीं है तो वह कामयाब दर्शन नहीं है। वह ये कि साम्राज्यवाद के परिणाम स्वरूप हमारे यहाँ या और भी तीसरी दुनिया के तमाम देशों पर उसको अपने राष्ट्र के संदर्भ में कहने पर उस पर जोर दिया जाने लगा, और उससे आप जानते ही हैं कि राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति जैसी धारा भी विकसित होती गई। लेकिन मैं इसको बहुत अच्छा नहीं मानता हूँ। मुझे लगता है कि कोई भी मनुष्य जब सोचता है तो वो बहुत सीमाओं में नहीं सोचता। सोचना ही सीमाओं से मुक्त होना, और सीमाओं का मतलब चाहे वो जाति की सीमा हो, भाषा की सीमा हो, प्रांत की सीमा हो, राष्ट्र की सीमा हो, इन सारी सीमाओं का उल्लंघन ही विचार और विचारधारा का उद्देश्य है। तो इस बात को मैंने बहुत शुरू से समझने की कोशिश मेरी रही, और इसलिए मैंने ऐसा नहीं है कि मैंने भारतीय चिंतकों और विचारकों को नहीं पढ़ा, लेकिन उनके साथ साथ जो है पश्चिमी चिंतकों और विचारकों को भी पढ़ा, और ये मानकर नहीं पढ़ा कि ये पश्चिम के लिए भी उपयोगी है। अगर वह पश्चिम के लिए भी उपयोगी हैं तो उनसे बहस करके ही हम ये बात को साबित कर सकते हैं कि वो हमारे लिए अनुपयोगी है, और इस अर्थ में वह विचारधारा या विचार जो है वह कम महत्व का है। तो यह बात आप उससे बगैर संवाद के या बहस के आप नहीं कर सकते। हुआ ये है कि पिछले 100 साल में हमने बहस या संवाद की संभावनाओं को संकुचित करते गए, और उसके परिणाम स्वरूप हम पिछले 50-70 सालों में सिर्फ एक ही कही गई बात को दोहरा रहे हैं। तो इससे हमारी अपनी पूरी जो मेधा है उस पर बहुत बुरा असर पड़ा। तो यह इन चीजों को भी मुझे लगता है कि जब हम पूरब बनाम पश्चिम की बात करते हैं तो इस पर भी विचार करना चाहिए। क्या यही कारण नहीं कि आप मार्क्सवाद की रेडिकल धारा से आप गांधीवाद की तरफ जाते हैं? क्योंकि वहां तो गांधी बुर्जुआ हैं, गांधी को हमने खास तरह से उनका रीडिंग की, मार्क्सिस्ट जो हमारा जो स्कूल है, और ऐसे में गांधी एक खास समय के बाद उस लॉबी में भी गांधी का मूल्यांकन बदलता है। और आपने अपनी जो किताब संपादित की है भी बद्रीनारायण जी के साथ, उस किताब की भूमिका में भी आपने लिखा है कि गांधी का जो दर्शन है वो सिर्फ खाली हिंदुस्तान के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए है। तो ऐसे में गांधी की तरफ जाने का रास्ता कैसे प्रवृत्त हुआ, और क्या नई बातें हैं जो आज के संदर्भ में आपको दिखाई पड़ी इसमें?
देखिए, साम्राज्यवाद, मैं जब भी कोई चीज सोचता रहा हूँ तो मुझे लगता है कि साम्राज्यवाद एक बहुत बड़ी परिघटना है। आज दुनिया में जो भी हम देख रहे हैं, जितने तरह के युद्ध देख रहे हैं, उसके मूल में साम्राज्यवाद है। हुआ ये कि साम्राज्यवाद के साथ साथ जो आधुनिकता आई, बल्कि आधुनिकता के परिणाम स्वरूप जो साम्राज्यवाद आया, उसने हमें बहुत सारी चीजों को बाइनरी में देखने की प्रवृत्ति विकसित की। फर्ज कीजिए, गांधी और भगत सिंह, गांधी और अम्बेडकर, गांधी और मार्क्स। तो मैं हमेशा इस बात को सोचता हूँ कि अगर गांधी नहीं आते तो भगत सिंह और अम्बेडकर भी नहीं। गांधी ने समाज में उस संवाद की परंपरा या संवाद की प्रेरणा को विकसित किया जिसने आगे चलकर भगत सिंह और अम्बेडकर को संभव बनाया। और दुर्भाग्य से हम उस क्रमिकता को देखने की बजाय गांधी बनाम भगत सिंह, गांधी बनाम मार्क्सवाद देखने लगे। और जिसके बाद जो आप गांधी के संदर्भ में जिस बुर्जुआ विचारधारा की बात कर रहे हैं, मार्क्स ने बुर्जुआ को इस तरह कभी खारिज नहीं किया है। मार्क्स ने बुर्जुआ के साथ एक लगातार संवाद और एक लगातार अंतर्विरोध को विकसित करने की बात की। मार्क्स के पूरे दर्शन में जो रेडिकल हिस्सा विकसित होगा तो बुर्जुआ ही है। जिस मध्य वर्ग से मार्क्स विचारधारा की बात करते हैं वो बुर्जुआ ही है। तो बुर्जुआ के भीतर लगातार रेडिकल का विकास हो, यह मार्क्स की चिंता थी। और मार्क्स की बात लगातार कह रहे थे कि जो मजदूर वर्ग है, जो आंदोलन का नेतृत्व करेगा, उसके साथ बुर्जुआ कोई पूरी तरह छिटक कर चला नहीं जाएगा, उसका एक हिस्सा रेडिकल होकर उसके साथ जुड़ेगा। गांधी की जहां तक बात करें तो गांधी के बारे में एक बात मुझे लगता है कि हम जिसको गांधीवाद कहते हैं, उसमें एक समस्या है। फर्ज कीजिए कि मेरे घर पर अगर कोई 10 लुटेरे आ जाए, उस समय घर के लोगों का जो व्यवहार होगा वो उनका स्वाभाविक व्यवहार नहीं है। गांधी जिस लड़ाई को लड़ रहे थे, और मार्क्सवाद की बात करते हुए हम हमेशा कार्यनीति और रणनीति की बात कर रहे थे और करते हैं, तो गांधी जिस बात को कह रहे थे वह बहुत रणनीतिक तौर पर कह रहे थे। और उसका उद्देश्य यह था कि साम्राज्यवाद के विरुद्ध एकजुट होकर एक मुकम्मल लड़ाई लड़ी जाए, और अंग्रेजों के जाने के बाद फिर उस लड़ाई को एक व्यापक अर्थ देकर, जिस अर्थ में उन्होंने कांग्रेस को भंग करने की भी बात कही थी। मुझे लगता है कि आज का जो समय है वह हमें लगातार इस ओर प्रेरित कर रहा है और एक तरह से हम पर दबाव भी बना रहा है। हम भारतीय समाज का जो वर्तमान है, उस वर्तमान को देखते हुए गांधी और मार्क्स को मिलाकर सोचने की कोशिश करें। हो सकता है कि इस बात को 30 साल पहले कहने पर बहुत सारे मार्क्सवादी इसका मजाक बनाते हैं। इस बात को मैंने महसूस भी किया है, लेकिन इस मजाक को झेलते हुए भी आपको इस बात को कहना होगा और इस बात को समझना होगा कि आप सोचिए कि जिस देश में स्त्रियां घर के बाहर नहीं निकलती थी, वह गांधी के आह्वान पर अपना सब कुछ, जो भी उनके पास संपत्ति थी, वो देने को तैयार हो गए। यह कितना बड़ा भरोसा है। और यह बताता है, फूको की एक पुस्तक है जिसका नाम है सोसाइटी मस्ट बी डिफेंडेड। तो जिस बात को फूको किताब के शीर्षक के रूप में लिख रहे थे, गांधी उसको साबित कर रहे थे। वह जिस भारतीय समाज के बारे में कहा जा रहा था कि वो अति पिछड़ा समाज है, उस समाज की औरतें आगे बढ़कर गांधी के उस आंदोलन में शरीक हो रही थी। तो उस सोसाइटी के पक्ष में गांधी खड़े थे। गांधी उस बात को कह रहे थे कि दिस सोसाइटी मस्ट बी डिफेंडेड। और गांधी के बारे में एक और बात मैं यहाँ पर जोड़ना चाहता हूँ कि गांधी ने कोई ऐसा काम नहीं किया जो अपने समाज के उच्चतर प्रगतिशील मूल्यों से ऊपर जाता हो। जो समाज का जो सबसे अधिकतम प्रगतिशील आदमी हो सकता है, वहीं तक गांधी अपनी समझ को बनाए रखे ताकि वो उनसे अलग ना हो जाए। गांधी ऐसा नहीं लग रहा था कि मरीजों के एक समाज में डॉक्टर है। गांधी मरीजों में सबसे स्वस्थ मरीज होने की परिकल्पना भरते हैं ताकि उसकी प्रेरणा में बाकी लोग भी उसके इर्द गिर्द आए। तो यह गांधी का बहुत व्यवहारिक। और गांधी शायद 20वीं शताब्दी में गांधी से अधिक कोई ऐसा दार्शनिक चिंतक नहीं है जिसने दर्शन और व्यवहार के बीच में सूट भर भी फर्क नहीं रखा। यह गांधी, मतलब पूरे संसार में ऐसा कोई चिंतक, दार्शनिक, विचारक हमें नहीं मिलता है जो व्यवहार और दर्शन
जो चीज गांधी को जहां लगा कि दर्शन व्यवहार में परिणत नहीं हो सकता, गांधी ने अपने कदम पीछे खींचे। तरह तरह के आंदोलनों में गांधी ने अपने अगर कदम पीछे खींचे या अपनी कही गई बात को बदला, तो गांधी ने कहा कि ये बात मैंने कल कही थी, मैं तो आज के बारे में क्या कह रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी बात है और इस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। और गांधी पहले के किसी भी समय की अपेक्षा आज ज्यादा प्रासंगिक। सर, जो जनवादी प्रगतिशील कवि हैं वो बार बार इस बात को कहते रहे हैं कि कविता लिखी तो जा रही है लेकिन वो लोगों तक, जो आम जन तक पहुंचती कितनी है, इस बात पर वो जोर देते रहे हैं। अभी जो समय है जिसमें सत्ता साहित्य, कलाओं, विचार से एकदम अपनी दूरी बना लेना चाहती है, ऐसे समय में कविता की क्या महत्ता कम हुई है, या महत्ता ना भी कहें, उसका जो वृत्त है, उसकी जो पहुंच है वो कम हुई है, और इसके क्या संकट हैं? संदर्भ में दो तीन बातों की तरफ मैं आपका ध्यान मैं यह बात मुझे बार बार परेशान भी करती है और मुझे लगता है कि समूचे हिंदी में इस पर बहुत गंभीरता से विचार होना चाहिए कि जिस भाषा को तकरीबन 90 करोड़ लोग या 95 करोड़ लोग बोलते हैं, अगर वहाँ 300 की संख्या किताबों की है तो मैं तो विज्ञान का छात्र रहा हूँ और आप प्रतिशत में निकालें इसको शून्य कहेंगे। यानी हिंदी जो है वो पाठक विहीन समाज है। तो सबसे पहले यह पाठक विहीन समाज क्यों है, इस पर हमने बहुत गंभीरता से विचार नहीं किया। मान लीजिए हो सकता है कि कोई आए और मेरी इस बात को गलत साबित करके कह दे कि नहीं 500 छपते या 1000 छपते, तो भी प्रतिशत शून्य ही निकलेगा। तो इस पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। तो इसका एक जो फौरी तौर पर जो मैं जवाब सोच पाता हूँ वो ये है कि हिंदी बोलने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, सबकी अपनी कोई मातृभाषा है। जो भी आज कह रहा है, खड़ी बोली में जो लोग लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उन सबकी अपनी कोई एक मूल भाषा है। जैसे मेरी मूल भाषा मैथिली है, आपकी भी शाहजहांपुर की कोई भाषा होगी, आपकी भी कोई भाषा होगी, आपकी भी कोई भाषा होगी। तो हम सब लोग जब दिल्ली या इस तरह के हिंदी प्रदेशों में आते हैं तो अपनी मूल भाषा से अलग होते हैं। तो आप जब एक भाषा को अपने भीतर मारते हैं तो आपके भीतर सिर्फ भाषा नहीं मरती है, संस्कृति भी मरती है और धीरे धीरे आप डीकल्चर होने लगते हैं। आपके भीतर जो सांस्कृतिक विरूपीकरण है वह विकसित होने लगता है और ऐसे में आप उस व्यक्ति से किसी संस्कृतिकरण की अपेक्षा कर रहे हैं, ये संभव नहीं है। क्योंकि उसी समय समाज में बंगाल में तो अभी भी 50,000 पाठक मिल जाते हैं। मलयालम जैसी छोटी भाषा, आकार में मैं कहना चाह रहा हूँ, डेमोग्राफिकली मलयालम के किसी उपन्यास के पाठक जो हैं हिंदी के किसी श्रेष्ठ उपन्यास के पाठक से बहुत ज्यादा है। तो समय, समाज, राष्ट्र तो वही है, देश तो वही है। तो आखिर उस भाषा की जो बुनियाद, भाषा को जिस तरह से विकसित किया हमने, अच्छा फिर उस भाषा का विकसित होने का एक बड़ा कारण साम्राज्यवाद था। उस साम्राज्यवाद ने जोड़ के रखा था। जैसे मान लीजिए हम 5 लोग हैं और अभी दरवाजे के बाहर कोई संकट आए तो हम चारों लोग जुड़कर उसका विरोध कर रहे हैं। जब वह व्यक्ति चला जाएगा फिर हम चारों के साथ होने का उद्देश्य क्या है? वह कोई उद्देश्य हमने पिछले 70-80 सालों में विकसित नहीं किया। तो ऐसे में हम किसी पाठक की उम्मीद करते हैं तो मुझे लगता है कि यह संभव नहीं। तो एक तो समस्या वहां पर है। दूसरी बात, जो आप कविता को लेकर जो सवाल कर रहे हैं, तो देखिए कविता का जो वर्तमान रूप है वह पाठक कई स्तरों में तैयार करता है। अब हम ये नहीं कह सकते कि मजदूरों पर लिखी हुई कविता को मजदूर अगर नहीं समझ रहे तो वो कविता अच्छी नहीं। संस्कृति के जो रूप होते हैं वो सीधे पेनिट्रेट नहीं करते हैं, वो सीधे यात्रा नहीं करते हैं, वो कई स्तरों में जाकर यात्रा करते हैं। तो कविता के पाठक भी उसी 300 में से वो 3000 लोगों को प्रभावित करते हैं। 3000 से अगले 30,000 बनेंगे। लेकिन सवाल सिर्फ कविता का नहीं है, उपन्यास हो सकता है इसे 100 की संख्या में ज्यादा पढ़े जाते होंगे, यही मामला होगा, इससे अधिक तो नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि हमें इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए कि हिंदी का उद्भव जिन भाषाओं के साथ हुआ, उन भाषाओं की सामूहिकता में ही हिंदी बचेगी। अगर मैथिली बचेगी, भोजपुरी बचेगी, अंगिका बचेगी, तभी हिंदी बचेगी। यह बात आपको गैर हिंदी क्षेत्रों में आप जाएं तो आपको ये बात बहुत शिद्दत से महसूस करेंगे। पूरे केरल में एक ही मलयालम नहीं है,
वो लगभग उसी तरह से जैसे मलयालम, मैथिली, अंगिका, भोजपुरी जैसी भाषाएं हैं, लेकिन उसके समग्रता में ही, उसके समग्र रूप में ही मलयालम बच रहा है। तो हमें भी हिंदी को उस जिस जन क्षेत्र की या जिस पब्लिक स्फीयर की बात कर रहे हैं, तो उस पब्लिक, अब आप दिल्ली आइए और दिल्ली का जो वातावरण है उसमें अगर आपके मुंह से मैथिली निकल जाए तो लोग आपको आपके प्रांत से जोड़कर अपमानित करेंगे। तो आपका एक मातृभाषा का होना अगर हिंदी में अपमानित होना है तो आप वो कैसे पाठक पैदा करें। तो मुझे लगता है कि संस्कृति का निर्माण जो पिछले 150 सालों में हुआ, जाहिर सी बात है कि इसके पीछे साम्राज्यवादी दबाव और तरह की चीजें रही, लेकिन इन बातों पर बहुत गंभीरता से विचार होना चाहिए। मेरा ख्याल है कि इस पर बहुत गंभीरता से विचार नहीं हुआ है और ये बातें परेशान करती हैं और हम लोगों को जरूर इस बात पर सोचना चाहिए कि आखिर हिंदी अपने पाठक क्यों नहीं पैदा कर रही। गीता जी, जो हिंदी कविता है वो समय समय पर जो अपनी यात्रा आगे बढ़ाती है तो उसमें ईश्वर को लेकर के कई बार सवाल उठाए जाते हैं। भक्ति काल में देखें तो ईश्वर का नकार है, कई लोगों ने कहा भी है, आप भी कहते हैं। हम आगे बढ़ते आधुनिक काल में देखिए तो बाबा नागार्जुन किस तरह से ईश्वर की बात करते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। प्रेमचंद अपने उपन्यासों कहानियों में उसकी बात करते हैं। लीलाधर मंडलोई जी का एक संग्रह आया है तो उसमें उन्होंने शीर्षक उसका दिया ईश्वर कहीं नहीं। तो ये जो ईश्वर के साथ कविता का ये संबंध है, इसके पीछे की क्या धारणा है? देखिए, भक्ति काल में ईश्वर का नहीं होना तो एक दूसरा रूप है और उसको मैं इस रूप में देखता हूँ कि ईश्वर का मानवीकरण जो है वो ईश्वर को शक्ति विहीन बनाता है। क्योंकि मनुष्य ने जब ईश्वर की रचना की, तो मैं ये मानता हूँ कि मनुष्य ने ईश्वर की रचना की, तो मनुष्य ने सबसे शक्तिशाली जो मनुष्य की चेतना में जो चीज हो सकती है, जो बिंब हो सकता है, उस बिंब के रूप में ईश्वर की कल्पना की। लेकिन जब मनुष्य ईश्वर को भक्ति काल के कवियों ने रोते हुए दिखाया है, उसको भूख लगती है, उसको प्यास लगती है, तो सारे जो मानवीय व्याधियां हैं वह ईश्वर के साथ जुड़ा हुआ है। और इसलिए मुझे लगता है कि भक्ति काल के कवियों ने ईश्वर का अवमूल्यन किया है और मानवीय मूल्यों की स्थापना की है। भक्ति काल का कोई कवि ऐसा नहीं है जिसने मानवीय मूल्य की कहीं अवहेलना की। और यह अपने आप में इसीलिए जिसको पुरुषोत्तम अग्रवाल या उनसे पहले रामविलास शर्मा और लोगों ने जो आधुनिकता की बात की है, तो वह जिसको हम फ्रेंच क्रांति के बाद जिस तरह मानवीय मूल्यों की बात करते हैं, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, तो आप देखेंगे कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे मूल्य जो हैं वो भक्ति काल के कवियों के यहाँ है और इसलिए भक्ति काल के कवियों ने इस बात को कहा। जहां तक आप वर्तमान कविता नागार्जुन से लेकर इस तरह की बात, तो इसके पीछे एक बड़ा कारण तो यह है कि भाई जो प्रगतिशील मूल्य जो आए और जिसको हम कविता में लोक कहते हैं, उसके बारे में अक्सर ये धारणा बना ली जाती है कि लोक वो है जो कम पढ़े लिखे या ग्रामीण किस्म के। देखिए, शहरों के बनने के बाद 20वीं शताब्दी में लोक जो है वह एक बहुजन की संस्कृति है और उसमें न सिर्फ एक तरह के पेशे वाले लोग नहीं, तमाम तरह के लोग। इन लोगों को नियंत्रित करने के लिए ईश्वर की अवधारणा का इस्तेमाल पिछले 100-150 सालों में तरह तरह से हुआ। तमाम धार्मिक संस्थाओं ने इसका उपयोग किया। ऐसे में अगर किसी कवि को मनुष्यता का पक्ष लेना है, क्योंकि वो कोई बहुत ओरिएंटेड किस्म का समाज नहीं है, वह कोई कुम्हार का समाज नहीं है, वो कोई बढ़ई का समाज नहीं है, वो किसान का समाज नहीं है। जब यह समाज विरूपित रूप में आ गया तो उनके ईश्वर भी विरूपित रूप में आ गए, ईश्वर की अवधारणा भी बदल गई। अब वह ईश्वर जो है, कबीर जिस ईश्वर की बात कर रहे थे उससे कई हजार गुना ताकतवर ईश्वर अब हमारे समय। तो ऐसे में एक कवि को अगर समाज का पक्ष लेना है, जो समाज एक तरह के भीड़ में, एक तरह के बहुजन के संस्कृति में बदल चुका है, तो वह ईश्वर के विरोध के अलावा और करेगा क्या? उसके पास इसके अतिरिक्त विकल्प कुछ नहीं है। और कोई भी कवि मंगलेश जी की पुस्तक है कवि का अकेलापन, तो उस पर लिखते हुए मैंने इस बात को कहा था कि कवि एक वचन नहीं होता, वो बहुवचन है।
क्योंकि उसके भीतर अपने समाज की चेतना है, और समाज तो बहुतों से मिलकर बनेगा। तो जो कभी बहुजन जिसके भीतर है, तो वह कैसे बहुजन का विरोध करके और किसी ताकत के पक्ष में खड़ा होगा। तो मुझे लगता है कि कवि का एक तरह से जो स्वधर्म है, उसका जो अपना धर्म है, वह स्वतः ही इस ओर चला जाएगा। हालांकि ईश्वर को लेकर तरह तरह के व्यंग जगूरी साहब जी ने ईश्वर की अध्यक्षता में, और जहां भी आप देखेंगे ताकत का विरोध, वहां ईश्वर का मतलब कोई धर्म और उससे नहीं है, धर्म ग्रंथ से। धर्म और ईश्वर दोनों ने ताकत के स्वरूप में अपने को बदल लिया है, और जब एक कवि ईश्वर का विरोध करता है तो वह ताकत का विरोध। आपने अपनी पुस्तक बाजार के अरण्य में कई उत्तराधुनिक चिंतकों पर महत्वपूर्ण निबंध लिखे हैं। उसमें आपने बताया कि यूरोप में प्रबोधन के साथ साथ में वर्चस्व की संस्कृति भी आई, और ये वर्चस्व कायम रखने की जो परंपरा है वो आज भी चल रही है, उसके रूप बदलते जा रहे हैं। तो इसका एंटीडोट क्या है, या इस वर्चस्व का विरोध करने का जो रास्ता है वो उसके चिन्ह कैसे तलाश सकते हैं? देखिए, वह ये है कि आधुनिकता ने वर्चस्व को एक तरह से तमाम चीजों में गुण दिया। उससे पहले जो वर्चस्व था वो बहुत स्पष्ट रूप में दिखाई देता था। जैसे ये राजा है, ये जमींदार है, ये सब ताकत के रूप में तो हम बहुत आसानी से जानते हैं। लेकिन मैं एक किताब उठाता हूँ, ये किताब वर्चस्व का रूप बन जाती है। मैं एक दफ्तर जाता हूँ, वो दफ्तर वर्चस्व का रूप बन जाता है। मैं जिस सड़क से गुजर रहा हूँ, उस सड़क पे गुजरना एक वर्चस्व का रूप बन जाता है। तो वर्चस्व ने समाज के बहुत बुनियादी जगहों पर अपनी घुसपैठ बना दी है। आधुनिकता और आधुनिकता के परिणाम स्वरूप जो संस्थाएं हमने बनाई, जो इंस्टीट्यूशंस हमने बनाए, तो इस इंस्टीट्यूशंस में हमने ताकत को गुण दिया। और इसलिए इस बात को लगातार बहुत सारे चिंतकों ने कहा कि लोकतंत्र अंततः एक फरेब है, और दरअसल वो ताकत को स्वीकार्य बनाने की एक प्रविधि है। जैसे आप इसी लोकतंत्र में एक कलेक्टर बनाते हैं, और एक कलेक्टर के मातहत बहुत सारे लोग काम करते हैं। तो अब आप सोचिए कि ये कलेक्टर अपने आप में एक ताकत का प्रतीक ही तो है। जिसको आप व्यवस्था कहते हैं, वह भी ताकत को स्वीकार बनाने की चीज है। तो आधुनिकता अपने आप में जो है धीरे धीरे ताकत में बदलती हुई, और अब वह एक अनियंत्रित ताकत में बदल गई। तो फिलहाल मेरी तो कोई हस्ती नहीं है, किसी उत्तराधुनिक चिंतक के पास कोई जवाब नहीं। कोई नहीं जानता है कि हम जिस दिशा में चल पड़े हैं, और अब हम एक ऐसे समय में प्रवेश कर रहे हैं जहां पे मनुष्यों को नियंत्रित करने के लिए मनुष्य की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कुछ कोड्स होंगे, कुछ इंस्ट्रक्शंस होंगे जो मनुष्यों को नियंत्रित करेंगे। आपको क्या यह नहीं लगता कि जब आप रेड लाइट पर खड़े होते हैं और एक बत्ती का रंग जो है आपको तैयार कर देता है कि आपको रुक जाना चाहिए? यह पहला एआई है, ये पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो आपको रोकता है, आपको बताता है चलना चाहिए। हो सकता है हम इसको डिसिप्लिन मानते हो, इसको अनुशासन मानते हो, लेकिन यह अनुशासन मनुष्य होने के बोझ से आपको नीचे पहुंचाता है। धीरे धीरे आप जो है, बहुत सारे चिंतकों ने शिक्षा भी एक तरह का वर्चस्व कायम करने का तरीका है। पेशा, जितने तरह के पेशे हैं वो सब वर्चस्व कायम करने के तरीके। आप देखिए कि 10 साल एक आदमी जब कलेक्ट्री की नौकरी करता है, उसके भीतर कितना कुछ परिवर्तित हो जाता है। तो यह जो पूरा आधुनिक संस्थाएं हैं, आधुनिक जितने तरह के संस्कृति और समाज के जितने रूप हैं, वह सब समाज को नियंत्रित करने के तरीके। भाषा हमें नियंत्रित करना सिखाती है। तो मुझे लगता है कि ये सब इस समय सबसे ज्यादा जरूरी जो मुझे लगता है कि हम इन सारी चीजों को पहचानें। जब आप रोग को पहचानने लगते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप उसके प्रति अधिक सजग होकर आप उसके विषय में सोच सकते हैं। इस समय तो सबसे बड़ा संकट है कि किसी को महसूस ही नहीं हो रहा है, किसी को लग ही नहीं रहा है कि वो किसी संकट में जा रहा है, वह तो इसको विकास मान रहा है। तो यह बात मुझे लगती है। क्या जो वर्चस्व है ये 21वीं सदी या 20वीं सदी का जो आखिरी दौर उसी में आता है? एम के श्रीनिवासन कहते हैं कि
जैसे उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों का अध्ययन किया कि हर जो एक कम्युनिटी है उसमें भी वर्चस्व के अलग अलग तरीके हैं। जैसे कहीं पर भाषा है तो कहीं पर एक खास उसकी जाति है, भारतीय संदर्भ में देखें तो कहीं भी धर्म भी भूमिका निभाता। तो ऐसे में अगर हम ये मानते हैं कि वर्चस्व की संस्कृति का संबंध सिर्फ उनसे है तो कहीं ये मूल्यांकन हमारा सीमित तो नहीं होता है। हाँ, ठीक कह रहे हैं आप ये बात। लेकिन वो जो वर्चस्व की आप बात कर रहे हैं उसमें समाज में चेक और बैलेंस की प्रवृत्ति रही है। वो अपने वर्चस्व के परिणाम स्वरूप जो समाज में अंतर विरोध आते थे उन अंतर विरोधों को लेकर छोटे छोटे बदलाव होते रहे, जिसको आप कह रहे हैं 90 के बाद जो सबसे बड़ी परिघटना होती है वो सूचना क्रांति है। सूचना क्रांति में मानवीय संबंधों के बीच का जो धागा रहा है, जो लाखों वर्षों से चलता आ रहा है, उसको परिवर्तित और उसको परिमार्जित करना शुरू। वहां से एक दूसरे तरह का, यानी हम यह कहें कि लाखों वर्षों का मनुष्य का इतिहास अगर हम मोटे तौर पे कहें एक क्रम है और वह क्रम पहली बार सूचना माध्यमों से टूट जाता है। जैसे मैं आपको एक छोटी सी बात कहता हूँ कि फर्ज कीजिए कि मैं यहाँ से दरभंगा तक की दूरी फर्ज कीजिए कि 2500 किलोमीटर। तो जब मैं इस 2500 किलोमीटर को कह रहा हूँ तो मेरे दिमाग में एक स्पेस टाइम, एक ट्रेन से मैं बताऊंगा कितना समय लगेगा, हवाई जहाज से इतना समय लगेगा, इस तरह से हम उसको मापते हैं, हमारा विवेक काम करता है। लेकिन जब आप एक ईमेल तैयार करते हैं और आप गोवा में यहाँ बैठे हैं और यहाँ से पणजी भेजिए और उतनी ही दूर में अगर वो दरभंगा भी पहुंचता है तो अब आप बताइए दरभंगा और पणजी की दूरी के बीच का अंतर आप कैसे समझ पाएंगे? तो आपका विवेक जो है उसके भीतर आलोचना का दृष्टिकोण जो है वो समाप्त होने लगता है। आप ये कहीं नहीं पाते हैं कि दरभंगा और पणजी के बीच में दूरी बहुत बड़ी दूरी है। तो इस तरह से सूचना माध्यमों ने मनुष्य का जो सामान्य विवेक था उस विवेक के ऊपर हावी होना। और जब विवेक, इसके लिए हार्वर्ड मार्कूस ने एक शब्द दिया इंस्ट्रूमेंटल रैशनैलिटी, जिसको आप कह सकते हैं कि यांत्रिक तार्किकता। मनुष्य ने प्रबोधन के दौर में जिस तार्किकता की बात की उसका उद्देश्य था प्रकृति पर वर्चस्व कायम करना। जिस मशीन के सहारे मनुष्य ने प्रकृति पर वर्चस्व कायम करना शुरू किया उसी मशीन ने आज मनुष्य के ऊपर वर्चस्व कायम कर लिया। तो आपकी सबसे अनिवार्य लड़ाई इस समय मशीनों के साथ है। आप किसी आदमी या किसी समाज से नहीं लड़ रहे हैं। आप हर समय जो है कहीं ना कहीं मशीनों के सामने खड़े होने की स्थिति में और मशीन हम पर लगातार विजय प्राप्त कर रही है। तो यह एक बुनियादी संकट है और मुझे लगता है कि यह स्थिति 90 के बाद जो है और भयानक होती गई और अब आने वाले समय में एआई के बाद तो यह किसी और दिशा में चला जाएगा, और जिसको लेकर बहुत सारे लोग चिंतित भी हैं और लगातार लोग इस पर विमर्श भी कर रहे हैं। सर, लेखन के ढंग में या जो साहित्यिक समाज है उसमें किस प्रकार के विचलन आप देखते हैं? क्योंकि अभी जैसा आपने कहा कि सूचना क्रांति के बाद जो हम कई चीजें देख रहे हैं कि लोगों में बहुत तेजी है, एक विषय पर या एक बिंदु पर बहुत समय तक टिका नहीं जा सकता। बहुत सा समय सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म पर लोगों का जाया होता है। तो ऐसे में किस तरह के विचलन आप देखते हैं? बल्कि देखते तो हम ये हैं कि जो लोग विचलन की बात करते हैं वो स्वयं भी अपना बहुत सा समय इन चीजों में लगाते हैं, और आप स्वयं इस पीढ़ी से हैं जो कि इस दौर में जिसने लिखना शुरू किया है, तो आप इसको ज्यादा बेहतर समझते होंगे। देखिए, मुझे लगता है कि मनुष्य ने जो सबसे मूल्यवान चीज खोजी और जिसको बहुत व्यापक अर्थ में उसने आधुनिक समाज के निर्माण में दिया वो है उसका आलोचनात्मक विवेक। आलोचनात्मक विवेक का अर्थ यह है कि आप अपने इर्द गिर्द के प्रति सचेत हैं और उसको उसी रूप में नहीं स्वीकार कर रहे हैं जिस रूप में आपके सामने दिया जा रहा है। और जैसे मान लीजिए कि सिलेबस है, तो सिलेबस को लेकर अगर कोई इंस्टीट्यूशन एक ढर्रे पे ही चला जा रहा है तो एक समय 10 साल पहले जो सिलेबस बहुत काम का था वो एक समय के बाद अर्थहीन लगने लगा। और ऐसे में समाज के भीतर या उस इंस्टीट्यूशन के भीतर अगर आलोचनात्मक विवेक है तो उसको बदलता है। लेकिन हुआ ये है कि पिछले 20 सालों में
हर इलाके से हमारा आलोचनात्मक विवेक क्षरित होता जा रहा है। हम सूचना माध्यमों ने हमारे पूरे आलोचनात्मक विवेक को निगल लिया है, और आज हम जिस स्थिति में हैं उसमें हम चीजों को अपने तरीके से सोचने की या बहुत बुनियादी तरीके से सोचने पर बल नहीं दे रहे हैं। हमें लगता है कि ये चीजें ऐसी ही रहेंगी। हमारी स्मृति इतनी संकुचित हो गई है कि हम ये मान नहीं पाते हैं कि बगैर ईमेल के भी कोई समय रहा होगा। अब सोचिए कि मैं जब बोकारो में था तब तो कोई ईमेल नहीं था, 2000 से पहले की बात मैं कह रहा हूँ, और तब भी दुनिया में सारे संवाद हो रहे थे, दुनिया वैसे ही चल रही थी। मार्क्स की जिस बात को बहुत उद्धृत किया गया कि समय पूंजी पैदा करता है, और मजदूर वर्ग ने इस बात को, और मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, यह जो सूचना माध्यम है, खासकर जो सोशल मीडिया है, इस पर जो हजारों लाखों घंटे हम सब लोग, मतलब एक पूरा समाज, अगर आप एक गोवा का समाज जोड़ लें और एक दिन का अगर हिसाब लगाएं तो जितनी आबादी है उसको अगर 2 से भी गुना कर दे तो 2 लाख घंटे, तो मतलब इतने लाखों घंटे बर्बाद करें, ये किसके लिए पैसा पैदा किया? तो हमारे, और ऐसा हम ये सवाल इसलिए नहीं सोचते क्योंकि हम बहुत सारे लोगों से आप बात करेंगे तो वो कहेंगे कि फेसबुक तो हमें मुफ्त में मिला हुआ, ट्विटर तो हमें मुफ्त में मिला हुआ, लेकिन आप सोचिए कि जो आपको मुफ्त में दे रहा है वो कहाँ पहुंचा हुआ है। और ऐसा इसलिए है, लोग इस बात को इसलिए नहीं सोच पाते क्योंकि उनके भीतर आलोचनात्मक विवेक जो है वह उनको लगता है कि नहीं ये तो मुझे लगता है कि इस समय का सबसे बुनियादी सवाल जो है वह आलोचनात्मक विवेक का क्षरण है, और सोशल मीडिया ने इसको बहुत तीव्र गति से इसको क्षरित होने दिया है। और आप हिंदी में आप लोग सब प्रबुद्ध हैं, आप एक विश्वविद्यालय में पिछले 1 दशक से पढ़ा रहे हैं, आप शोध कर रहे हैं, और आप लोग इस बात को महसूस करते हैं कि आप बताइए पिछले 2 या 5 वर्षों में हिंदी में आलोचना की कितनी किताबें आई। तो सवाल यह नहीं है कि आलोचना की अगर संख्या हम जोड़ भी दें तो विद्यार्थियों में लगातार, शिक्षकों में आलोचना का विवेक लगातार कम होता जा रहा है। आलोचना को एक दूसरे के विरोध में देखा जा रहा है। मतलब हम जिस परंपरा से आए हैं, मान लीजिए कि मैं जहाँ केरल में रहता हूँ वो शंकराचार्य के नाम पर यूनिवर्सिटी है, और शंकराचार्य जब मिथिला गए और उन्होंने मंडन मिश्र को पराजित किया, तो अब ये एक कथा ही है कि भारती भी वहां पे जज के रूप में थी। तो भारती, तो अब मान लीजिए कि जो एक पारंपरिक परिवार है मैथिलों का, तो उसमें तो आज भी स्त्रियों का जीवन बहुत संकट में है, तब तो क्या रहा होगा। तो भारती को कहा गया कि भाई आपको बुलावा आ रहा है घर से, आप जाइए वहां। अब भारती संकट में फंस गई कि क्या करें, क्योंकि वो तो जज कर रही थी दोनों के शास्त्रार्थ को। तो उन्होंने क्या किया कि दोनों को गेंदे फूल की माला जो है दोनों चिंतकों को पहना दी और कहा कि आप लोग शास्त्रार्थ करिए और मैं घर का काम निपटा के आती। अब वो लोग बहस की झोंक में थे, तो उन्होंने ये नहीं देखा कि यहाँ पे जज बैठा है कि नहीं बैठा है कि क्या हो, वो आवेग में अपनी बहस कर रहे थे। घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे के बाद भारती लौट कर आई, तो भारती ने दोनों को देखा और कहा कि भाई शंकराचार्य जीत गए। तो शंकराचार्य को बड़ा आश्चर्य हुआ कि आप तो थे ही नहीं, तो मैं कैसे जीत गया। तो भारती ने कहा कि नहीं, मैंने तो अंदाजा लगा लिया, मैंने जान गई। तो कहा कि भाई आप जान तो गए, लेकिन खुलासा तो करिए, कैसे जाना आपने। तो भारती ने कहा कि देखिए ये फूल की माला है, ताजे फूल की माला है, ये जो बहस में हारता है वो क्रोधित होता है, क्रोध होने से यहाँ अग्नि आती है। तो जिसका फूल ज्यादा मुरझाया हुआ है वो अधिक क्रोधित हुआ होगा और उसी की पराजय होगी। अब ये किंवदंती भी हो, लेकिन यह बताता है कि उस समाज में आलोचनात्मक विवेक मौजूद था। हम उस परंपरा से चलकर आए। हमारे यहाँ मान लीजिए हम जिस हिंदी आलोचना पर गर्व करते हैं, शुक्ल जी से चली आ रही परंपरा है, और आज की जो हमारी आलोचना है उसमें अगर हम बहुत बुनियादी तरीके से
विचार विमर्श नहीं कर रहे हैं, नहीं सोच रहे हैं, तो लगता है कि हम अपनी परंपरा का लगातार अवमूल्यन कर रहे हैं। तो ऐसे में मुझे तो ये बात बराबर लगता है कि हम आलोचनात्मक विवेक के प्रति, आलोचनात्मक होने के प्रति जो हमारा रवैया है वह अधिक सकारात्मक होना चाहिए, और आलोचना को एक अनिवार्य मूल्य की तरह, आलोचना को अपने खिलाफ, मैं इस बात को मैंने कई बार लिखने की कोशिश की, कई बार कहा भी कि फर्ज कीजिए कि अगर आज मैं रामविलास शर्मा की आलोचना कर रहा हूँ तो इसका अर्थ मैं रामविलास शर्मा के विरोध में नहीं हूँ, या तो रामविलास शर्मा के इस समय का मूल्यांकन है और वो उनके भले उनके विरोध में जा रहा हो, लेकिन वह रामविलास शर्मा के महत्व को ही स्थापित करता है। कोई भी समय पुराने समय का जब मूल्यांकन करेगा तो आलोचनात्मक विवेक के साथ करेगा। जब हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम दरअसल उस परंपरा का अवमूल्यन करते हैं। और अभी रामविलास शर्मा को लेकर जिस तरह से पिछले 2 दशकों में बात हुई है या हो रही है अभी, तो मुझे लगता है कि रामविलास शर्मा का मूल्यांकन नहीं हो रहा है। वह जो रामविलास शर्मा ने कहा है बस उसके पीछे चल रहे हैं और हम मान के चल रहे हैं कि वही सही है, लेकिन हमें तो उसको अपने समय की कसौटी पर कसना होगा। तो यह काम मेरी समझ से नहीं होगा। सर, आपने आलोचनात्मक विवेक की बात कही कि वो कम, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि जो रोजी रोटी का जो संकट है, रोजगार का जो संकट है, जो एक असुरक्षा बोध है, जो एलिनिएशन की बात आप जिसकी कर रहे थे, या फिर हर चीज का पूंजीगत मूल्य आजकल लगने लगा है कि उससे आपके पेशे में या उसमें क्या लाभ होगा, उससे भी ये ठहराव वगैरह की कमी आई है? निश्चित रूप से देखिए, जो आधुनिक संस्थाओं का जो उदय है उसने समाज और व्यक्ति को नियंत्रित करने के अनेकों तरीके विकसित किए। जैसे मान लीजिए, ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है कि ये जो तमाम यूनिवर्सिटियां पीएचडी पैदा कर रही हैं, क्यों कर रही हैं? हिंदी की किसी पीएचडी को कोई कल ही जो सवाल पूछा जा रहा था, बहुत जरूरी सवाल था। अगर हिंदी में, फर्ज कीजिए हिंदी में कोई पीएचडी है और उसको कोई नीति निर्देशक या नियम बनाने वाली कोई संस्था इस्तेमाल नहीं करती है, उस पीएचडी करने वाले को कोई नौकरी नहीं मिली, तो पीएचडी करवा क्यों रहे हैं? उसका उद्देश्य क्या है? पीएचडी सिर्फ आप जब एक पीएचडी पैदा करते हैं अपनी मान के चलते हैं, क्योंकि संस्था बहुत कुछ खर्च करती है, बहुत बड़ा संसाधन उस पर, मतलब मेरी समझ से एमए के एक पूरे सेक्शन को तैयार करने में जितना खर्च होता है, तकरीबन उससे अधिक खर्च एक पीएचडी को तैयार करने में संस्था को लगता है। तो जब आप इतना बियर कर रहे हैं, आप उसका इस्तेमाल क्या कर रहे हैं? आप उसको डंप कर रहे हैं। अगर आप अपने शोध छात्रों को शोध पूरा करने के बाद नौकरी नहीं दे रहे हैं, आप छल कर रहे हैं, उनके साथ धोखा दे रहे हैं। तो यह तो उसको एक तरह से जो आप बात कर रहे हैं बहुत बुनियादी बात है। और अगर जब आप ऐसा करेंगे, ऐसा इसीलिए कर रहे हैं आप कि शोध काम करने के बाद उसके भीतर जो साहस और आलोचनात्मक विवेक का निर्माण होना चाहिए था वो ना, वह नौकरी के लिए जगह जगह अपने जूते घिसे। तो आप चाहते हैं कि ऐसा हो, इसके लिए आप 20 लोगों को पीएचडी कराते हैं और 2 लोगों की नौकरी की बात कहते हैं, बाकी 18 लोगों को आप पीएचडी आपने करवाया क्यों? फिर तो पीएचडी करके करेगा क्या? तो ये बुनियादी सवाल है। और मुझे लगता है कि ये हमारे जितनी यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर से लेके जितने लोग हैं, इनको मिलकर ये बात सच में गंभीरता से विचार करना चाहिए कि नहीं तो बंद कर देना चाहिए पीएचडी। क्या जरूरत है? एमए करने के बाद विद्यार्थियों का जहां जो मन करे वो करें। अगर आप इसको सुनिश्चित नहीं कर रहे हैं, आप नेट और जेआरएफ की परीक्षा में उत्तीर्ण करते हैं लोगों को, तो उसके बाद उनको आप लेते कहाँ हैं? मतलब फर्ज कीजिए कि अगर कोई संस्था एक साल में 10,000 लोगों को नेट और जेआरएफ दे रही है, तो कायदे से तो उसका ये बनता है कि वो 10,000 नौकरियां भी पैदा करे। फिर उस एलिजिबिलिटी का अर्थ क्या है? ये तो वैसा ही हो गया कि मेरे जेब में 100 रुपया डाल दिया गया और कहा गया कि 100 रुपया चलता नहीं और मुझे तनख्वाह दे दी गई, जाइए आपको तनख्वाह दे दी गई लेकिन 100 रुपया चलेगा, तो मैं पैसे का करूंगा क्या? कुछ इस तरह की बात मुझे लगती है। प्रेमचंद ने भी कहा था कि जो आधुनिक शिक्षा व्यवस्था है वो हमारे अंदर कोई जागरूकता पैदा नहीं करती। गांधी ने भी कई मौकों पर इस बात को कहा कि ये शिक्षा सिर्फ खाली हमें साक्षर बनाती है, लेकिन हमारा कोई विवेक इससे जागृत होता नहीं। तो उन्होंने कई वर्गों के बारे में बात कही थी, उसमें खास तौर से प्रोफेसरों के बारे में कहा था, वकीलों के बारे में कहा था कि इनसे कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए।
अखबार के बारे में वो उन्होंने इसी तरह की बातें कही और काफी क्रिटिकल होकर के बातें कही। प्रेमचंद बार बार कहते थे कि इनसे कोई ज्ञान के उत्पादन की बात, लेकिन आज जब हम कुछ आंकड़े देखते हैं तो ज्ञान का मानक हम इसी डेटा में हमको सुनने को मिलता है कि बौद्धिकता ऐसी थी हमारी आंकी जा रही है। लेकिन इसके पीछे की कहानी कुछ और भी है कि डेटा में तो हम एक मानक हासिल करते हैं, लेकिन वास्तव में बौद्धिकता में कोई मानक हमारा बनता नहीं है। अगर बनता होता तो हम बहुत सारे जो विषय हैं उनमें हमारे पास अपना कुछ नहीं है, हम दूसरों से ही कुछ न कुछ लेकर के अपनी बात कहते हैं। जैसे आपकी किताब है कि बाजार के अरण्य में, आपने उसमें कहीं कोई भारतीय चिंतक का मैंने उसमें कोई जिक्र नहीं देखा, जबकि 20वीं ये जो हमारी सदी है इसमें सबसे ज्यादा जो प्रभावित जो समाज हैं वो वही हैं जो हमारे जैसे ही हैं। तो क्या कारण है कि ज्ञान के क्षेत्र में हम कहीं नहीं आते हैं, लेकिन प्रभावित हम सबसे ज्यादा होते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा व्यवस्था पर कोई सवाल बनता है कि नहीं बनता है? देखिए, आपके सवाल के दो हिस्से हैं और वो दोनों, एक तो शिक्षा व्यवस्था को लेकर के आपने सवाल किया है, उसको लेकर जो प्रेमचंद या गांधी जी जिनका आप जिक्र कर रहे थे, तो उनका एक मानना, उनका स्पष्ट मानना था कि भाई फ्रांस में जब क्रांति हुई, जिसको हम फ्रेंच क्रांति के रूप में जानते हैं, तो वहां से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के मूल्य निकल के आए और उसका प्रभाव वहां की तमाम जो आधुनिक संस्थाएं बनी उस पर पड़ा। लेकिन और इसलिए उन्होंने अपने लिए स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के मूल्य सुनिश्चित किए। समाज ज्यादा खुला, ज्यादा उसका प्रसार हुआ, प्रचार हुआ। लेकिन अगर वही समाज अगले 100 वर्षों के अंदर दुनिया के बड़े हिस्सों को गुलाम बनाता है तो वो मूल्य उनके कहाँ काम आए? यह बुनियादी प्रश्न गांधी के साथ, जिस बात को प्रेमचंद और तमाम लोगों ने कि अगर फ्रेंच क्रांति के मूल्य साम्राज्यवादी मूल्यों में ही बदल गए तो उसने आपको कहाँ लिबरेट किया, कहाँ मुक्त हुए आप? अगर आपकी मुक्ति आपके ही तक सीमित है तब तो यह वर्चस्व का नया रूप है जिसको आप मुक्ति कह रहे हैं। तो गांधी ने इसलिए इस बात को कहा कि हम तो एक ऐसी मुक्ति की लड़ाई लड़ रहे हैं जिसमें भारत और ब्रिटेन दोनों की आजादी संभव है, क्योंकि गुलाम तो वो भी है और जिसको वो मुक्ति समझ रहे हैं वह भी एक तरह की गुलाम है। दुर्भाग्य से हमारे यहाँ पिछले 100 सालों में, खासकर आजादी के बाद, बहुत मौलिकता से समाज, अब जैसे फर्ज कीजिए कि राष्ट्र की अवधारणा है, तो राष्ट्र की अवधारणा पर कुछ तरीके से तो बात हुई है। जैसे मैं अगर आपको इस समय कहूं कि कविता जो देशभक्ति की कविता है दुनिया में, वो दुनिया की सबसे खराब कविता है। अगर कविता अपने देश काल का अतिक्रमण नहीं कर सकती है तो वो कविता नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ पिछले 60-70 सालों में बहुत मौलिक तरीके से चिंतन नहीं हुआ, जिसका प्रभाव हमारे बाद के लोगों पे, आजादी के बाद के लोगों को लगातार दिखता है। वर्चस्व के जिन मूल्यों की बात आपने कही, उसको लेकर 1930-35 के आसपास जो फ्रैंकफर्ट स्कूल है उसने बहुत गंभीरता से विचार किया। हमारे यहाँ पश्चिम का विरोध इस अर्थ में भी होता है कि सब कुछ भारतीयकरण होना चाहिए। बाजार के अरण्य में लिखने के पीछे उद्देश्य यह भी था कि जो वर्चस्ववाद अंग्रेजों के जाने के बाद भी समाज में मौजूद रहा, वर्चस्ववादी ताकतें मौजूद रही, तो वह सिर्फ आधार के रास्ते नहीं हुआ, अधिरचना के रास्ते हुआ। और आजादी के बाद हमने जो संस्कृति बनाई, जैसे मैं आपको छोटा सा एक उदाहरण दूं कि बोकारो स्टील प्लांट का निर्माण, बोकारो नेहरू का स्वप्न था। नेहरू ने वहां पे बहुत आदिवासियों का एक भला पूरा संसार था, वहां पे उनको फैक्ट्री बसानी थी, तो उन्होंने वहां के आदिवासियों को विस्थापित किया
उसके बाद उनमें से कुछ लोगों को 4th ग्रेड की नौकरी दी। 4th ग्रेड के बाद वो अगली पीढ़ी और खाली हो गई और वो फिर इधर उधर में खप गई। तो आपने पूरी सभ्यता को नष्ट किया। तो विकास के मापदंड सिर्फ आर्थिक हो, विकास सामाजिक सांस्कृतिक नहीं हो, तो ऐसे खोखले विकास का हम क्या करेंगे? तो इन विषयों पर फ्रैंकफर्ट स्कूल के चिंतकों ने बहुत गंभीरता से विचार किया। तो मैंने जो बाजार के अरण्य में का जो काम है वो है वर्चस्व की संस्कृति पर विचार। और मुझे लगा कि हमारे अपने समय के बारे में, और जहाँ तक उसमें भारतीय, उसमें एक लेख भारत को लेकर भी है, आजादी के बाद भारत, और वो अंत में इसीलिए है ताकि इन विचारकों को पढ़ते हुए भारत में जो वर्चस्व की धारणा बनी हुई है उसको समझने की कोशिश। जहां तक विचारकों में को समझने की है तो यह संभव है कि मेरी अपनी समझ और पढ़ाई लिखाई सीमित है, इसका तो मैं स्वीकार करता ही हूँ। लेकिन गांधी का पर्याप्त उल्लेख मैंने किया है, तो गांधी को जगह जगह सुनता है। इसके अलावा मैंने भले चिंतकों को कोट न किया हो, कोई ऐसा निबंध नहीं है जिसमें भारतीय समाज और समाज या भारतीय समुदाय की चर्चा नहीं की, क्योंकि मुझे लगा कि उसको, जैसे एक उदाहरण उसमें सिगरेट का है कि भाई सिगरेट के डब्बे पर आप लिखा हुआ पढ़ते हैं, सिगरेट इज इंजूरियस टू हेल्थ। तो ये किसके लिए लिखा जाता है? तो फर्ज कीजिए कि आप सिगरेट पीते हैं और मैं नहीं पीता हूँ, तो यह दुनिया जो है दो तरह के लोगों में बटी हुई है। एक तबका है जो सिगरेट पीता है और एक तबका है जो सिगरेट नहीं पीता है। यह तबका सिगरेट पीता है इसलिए सिगरेट खरीदता है, यह तबका सिगरेट इसलिए नहीं खरीदता है क्योंकि यह नहीं पीता है। वो सीधा सा विभाजन। तो वो जो डब्बे पर जो लिखा हुआ है वह मेरे लिए है क्योंकि मैं सिगरेट नहीं पीता। इस तरह इस भाषा की संस्कृति ने एक ही उत्पाद को दोनों को बेच दिया। आपके लिए उसमें सिगरेट का डब्बा है में मौजूद सिगरेट, और मेरे लिए सिगरेट इज इंजूरियस टू हेल्थ। तो इस तरह उसने सारे अंतर विरोध मिटा दिए। आप देखिए कि दुनिया के तमाम शासक आज एक ही समय में विरोधाभासी बातें बोलते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं कि जो बात, पहली बात से जो लोग असहमत हैं वो दूसरी विरोधी बात से सहमत हो जाए। तो वर्चस्व की संस्कृति का प्रसार सिर्फ भारत में या अफगानिस्तान में या ईरान में नहीं हुआ है, दुनिया के तमाम, पूरे दुनिया में हुआ। और उसको सिर्फ आप राष्ट्र की सीमाओं तक महदूद, भाषा का सवाल फ्रांस के दार्शनिकों ने उठाया 60 के समय में, तो वो मुझे लगता है कि वो हमारे यहाँ सिगरेट के डब्बे पे भी है। आप देखिए कि 90 के दशक में लक्स साबुन के विज्ञापन ने पूरे हिंदुस्तान को अगले 20 साल में वैसा बाथरूम बेच दिया। हम सब यही सोच रहे थे कि वो लक्स का विज्ञापन कर रहे थे, नहीं, वो आपको एक खास तरह के बाथरूम का विज्ञापन कर रहे थे। तो चीजों के अर्थ बहुलार्थी चीजें थी, दृश्य में कई दृश्य मौजूद थे और उसी को समझने की मैंने कोशिश की। और ये आपने ठीक कहा है कि और गंभीरता से और तल्लीनता से भारतीय समय समाज के बारे में भी बात की जानी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय समय समाज दुनिया के और समय समाज से कोई भिन्न समय समाज रह नहीं गया है। लगभग एक तरह की विकृत एक रूपता हर जगह आ गई है और वह पूरे समाज को, पूरे समुदाय को, पूरे राष्ट्र को, भाषा को, संस्कृति को गिरफ्त में ले रहा है। मेरा विचार इसमें यह था सवाल के संदर्भ में कि जैसे जब हम बात करते हैं कि ये जो हमारा पूरा संस्कृति का एक उद्योग इस समय चल रहा है, तो हमारे पास जो भारतीय भाषाओं के जो चिंतक हैं उनके विचार हमें उस रूप में क्यों नहीं मिलते हैं जिसमें हम इनकी बारीकियों को हम समझ पाएं। हमें क्यों बार बार मतलब उधार लेना पड़ता है? क्योंकि ऐसा नहीं कि इसके पहले हमने ऐसा नहीं, हिंदुस्तान ने नहीं किया। हिंदुस्तान ने एक समय अहिंसा का सिद्धांत दिया है। हिंदुस्तान ने दुनिया जिस रास्ते पर बढ़ रही थी उस रास्ते से अलग रास्ते भी लिए हैं। हिंदुस्तान ने अपने समय के हिसाब से धर्म का भी नया नया रूप और धर्म ने अपना ग्रहण किया। तो क्या ऐसा हुआ है कि जो हम इस तरह से अपनी आदतों में, अपने ज्ञान परंपरा को हमने बदल दिया? इस संदर्भ में मेरी बात थी। आपकी जो बात है उससे मैं कहीं से असहमत नहीं हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिसको आप भारतीय परंपरा कह रहे हैं उसको आप
साम्राज्यवाद से पहले की भारतीय परंपरा कहना चाहते हैं या साम्राज्यवाद के बाद? देखिए, जब एक बड़ा विखंडन आता है तो उसके बाद चीजें वैसी नहीं रह जाती। जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं। जब भारत गुलाम था 1920 के दशक में, भौतिकी में 3 लोग थे, सत्येंद्र नाथ बोस, मेघना साहा, चंद्रशेखर। तीनों विश्व स्तर के भौतिक शास्त्री थे। आज 2023 में हम 100 साल हुए। आप एक भारतीय भौतिक शास्त्री का नाम बता दीजिए जिसको आप कायदे से इतने बड़े देश जो है तो उसमें राष्ट्रीय स्तर का भी नहीं कह सकते। ऐसा क्यों हुआ? जो एक देश गुलाम था वो कलकत्ते में ऐसे दार्शनिक और ऐसे चिंतक और ऐसे विचारक पैदा कर रहा था। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एक बड़ा क्रमभंग जब आता है तो समाज अपने, जैसे कोई चीज टूट जाती है तो फिर उसके बाद जो बचता है वो वहां से शुरू होता है, वो अपने पीछे के अतीत से। और इसीलिए आप देखिएगा कि पिछले 100 सालों में अतीत का जो भी मूल्यांकन हुआ है वह बहुत एक तरह से अतीतोन्मुखी किस्म का मूल्यांकन हुआ है, जिसको वाल्टर बेंजामिन कहते हैं कि कोई भी इतिहास जो है अंततः वर्तमान का इतिहास है, लेकिन जो पिछड़ा हुआ इतिहास होता है वो अतीत का ही इतिहास होता है। जैसा कि इन दिनों लगातार आप देख रहे हैं कि सब कुछ हमारे अतीत में मौजूद था और वो अतीत वर्तमान में क्यों नहीं है, इसका कोई जवाब किसी के पास नहीं। कोई नहीं बताता है कि भाई जो पुष्पक विमान था तो वो चल के यहाँ तक आता, जो स्टेम सेल वाली जो टेक्नोलॉजी थी वो चल के यहाँ तक आता। अगर हमारा आयुर्वेद चल के आप केरला में जाइए, वो 1000 साल से भी ज्यादा पुरानी परंपरा है, वो तो नहीं नष्ट हुई। संगीत की परंपरा नहीं नष्ट हुई, दर्शन की परंपरा नहीं नष्ट हुई। अगर ये चीजें आ गई तो बाकी चीजें क्यों नहीं? लेकिन आप देखिए कि जिस भारत के पास इतना बड़ा दर्शन था, क्या पिछले 100 सालों में इसने कोई दार्शनिक पैदा किया? क्या इसने कोई भौतिक शास्त्री पैदा किया? इसका कारण क्या है कि जो साम्राज्यवाद की जो चोट थी, आप देखिए हम तो फिर भी गांधी जैसे चिंतक हमारे पास थे या विचारक थे या और भी तमाम। तो जब मैं गांधी कह रहा हूं तो मेरा अर्थ गांधी व्यक्ति से नहीं है, गांधी एक बड़ा मंडल है जिसमें तमाम लोग हैं जो है। तो अफ्रीकी देशों ने तो अपनी भाषा तक गवा दी। अचेबे और नुगी के बीच में पूरी बहस ही भाषा को लेकर है, और अचेबे का कहना है कि आप अपनी बात अंग्रेजी में इसलिए आपको लिखना चाहिए, अचेबे का कहना है, क्योंकि अगर आप अंग्रेजी में नहीं लिखेंगे तो उस समुदाय को आप अपनी बात समझा ही नहीं पाएंगे। और नुगी का कहना है कि जैसे ही आप उनकी भाषा चुनते हैं तो आप उनका यथार्थ ही चुन लेते हैं। चूजिंग अ लैंग्वेज इज चूजिंग अ क्लास। तो हमने तो अपनी भाषा को बचाया सबके बावजूद, लेकिन मेरा ये कहना है कि आजादी के बाद नए सांस्कृतिक लक्ष्य आपको तैयार करने चाहिए, नए सामाजिक लक्ष्य तैयार करने चाहिए, विकास की नई अवधारणा विकसित करनी चाहिए। अगर आपने इसको किया होता तो आज आपके सामने जिस संकट की बात आप कर रहे हैं वो संकट नहीं होता। हमने उस तरह से नहीं सोचा, और ऐसे में जाहिर सी बात है, अब आप इस बात को सोचिए कि आज भी हिंदी में उत्तर आधुनिकता की अगर आप बात करें, एक तो उत्तर आधुनिकता का मतलब क्या है वो हिंदी में समझना कठिन है क्योंकि आप किसी के साथ उत्तर आधुनिकता लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी उत्तर आधुनिकता की बात कहने से लोग नाराज होते हैं हिंदी में। लेकिन साहब आप ये बताइए कि एक्सीलेटर पे चलने में कोई नाराजगी नहीं है, वो उसी संस्कृति के देन है। जिस एटीएम कार्ड का इस्तेमाल करते हैं उसी संस्कृति के देन है, फोन का माइक्रोचिप उसी संस्कृति के देन है। तो आप उस संस्कृति के सारे उपादानों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उस संस्कृति के प्रभाव पर विचार करने से आप कतराते हैं और उसको आप कहते हैं कि भारतीय परंपरा है। तो कैसे भारतीय परंपरा है? एक और बात इसमें मैं जोड़ना चाहूंगा कि चाहे आप अज्ञे को पढ़िए, चाहे निरोल वर्मा को पढ़िए या और भी जो तमाम विचार, जब वो भारतीय संस्कृति कह रहे हैं या बराबर वो कहते हैं, कौन सी भारतीय संस्कृति? मुगलों के बाद आने के बाद की भारतीय संस्कृति, बुद्धों के समय की भारतीय संस्कृति या उससे पहले की भारतीय संस्कृति? क्या सारा भारत एक ही रहा है, एक ही तरह की संस्कृति रही है? तो होता क्या है कि सबके अंतर मन में कोई एक भारत है और वो उसको 2000 साल या 5000 साल का भारत मानते हैं। तो मुझे लगता है कि हम करते क्या है कि हम बहुत क्रमिकता में सोचते हैं और हमारा अपना क्रम होता है, लेकिन उस क्रम के साथ ही दूसरे क्रम और दूसरे
तरह की चीजें भी निकल के आती हैं जिसको हम इग्नोर करते हैं। अब जैसे आप आमतौर पे लोग बोलते हैं कि भारतीय मनुष्य जैसा, कैसा, कौन सा भारतीय मनुष्य? मैं जब केरल में रह रहा हूँ तो मैं जानता हूँ कि केरल का भारतीय मनुष्य और बिहार के भारतीय मनुष्य के बीच में बहुत बड़ा अंतर है। हमने उसको खुलकर कभी बात नहीं की। तो मुझे लगता है कि ये सारे सवाल भी हैं जिस पर गंभीरता से विचार करना। आपने अपने एक लेख में लिखा है कि निराला ने जो कविता की, हिंदी कविता की जो लंबी परंपरा चली आ रही थी, उसमें क्रमभंग पैदा किया और उसके समानांतर एक नए प्रकार की शैली उन्होंने खड़ी की। निराला के अवदान के विषय में तो काफी चर्चा हुई है। मैं जानना चाहता हूँ उनके जो परवर्ती कवि हैं, उन्होंने इस परंपरा का निर्वाह कैसे किया है और अब तक पिछले 2-3 दशकों तक जो कवि हैं। देखिए, हुआ ये कि हिंदी कविता में एक गलत बहस चली और वो गलत बहस है आधुनिकता बनाम प्रगतिशीलता। मैं ये मानता हूँ कि कोई भी आप प्रगतिशील व्यक्ति बगैर आधुनिकता के संभव नहीं है। कोई भी प्रगतिशीलता आधुनिकता के बगैर संभव नहीं है। आधुनिकता उसकी पहली शर्त है। इसीलिए अगर आप मुक्तिबोध को हटा दें तो जिस बात को रामविलास जी लगातार, और इस बहस को बल देने में रामविलास शर्मा का ये बड़ी भूमिका है, और उन्होंने आधुनिकता को खारिज करके किसी अमूर्त या यांत्रिक प्रगतिशीलता, दोनों मुझे लगता है कि एक ही चीज है, को स्थापित करने की कोशिश की। हिंदी में नई कविता के दौर में कुछ बहसें हुई और उसमें नई कविता जैसे कोई एक ही खांचा हो। मुझे लगता है कि नई कविता में कम से कम 3 धाराएं थी। एक धारा जिसकी बात आगे कर रहे थे, वो व्यक्ति स्वातंत्र जैसी कोई चीज सोच रहे थे कि समाज से विमुक्त कोई व्यक्ति है। शाही एक नए अनुभव पर बल दे रहे थे और मुक्तिबोध इन दोनों से भिन्न व्यक्ति और समाज के अंतर विरोधों को हल करने की बात करते थे। और मुक्तिबोध जिसको आत्मसंघर्ष कहते हैं, वो इसी अंतर विरोध को हल करने की कोशिश थी। मुक्तिबोध को लग रहा था कि जैसे हम समाज की बात कर रहे हैं तो व्यक्ति का सवाल कहीं पीछे छूट जाता है, और जैसे हम व्यक्ति के हित की बात करते हैं तो समाज का हित छूट जाता है। तो मुक्तिबोध लगातार दोनों को जोड़ने की और दोनों के बीच अंतर विरोध कम करने की कोशिश लगातार करते हैं। और इसीलिए उनको लगता है कि जब जैसे आप अंधेरे में पढ़े तो उसमें कई तरह के दृश्य हैं कि जैसे उसको पश्चाताप महसूस होता है कि हाय मैंने देख लिया। तो व्यक्ति और समाज के बीच का जो डिस्कोर्स है वो मुक्तिबोध की कविताओं में है। लेकिन मुक्तिबोध की कविताओं में भी ये बात महसूस होती है कि मुक्तिबोध को लगने लगा था कि ये समाज और व्यक्ति का संबंध जो है वो आने वाले समय में आगे और नष्ट होता जाएगा। बाद के कवियों में खासकर रघुवीर साहब ने इस सवाल को और आगे ले गया, जो एलिनेशन का सवाल है, जो जहाँ से समाज और व्यक्ति अलग हो रहा है, इसको लगातार उन्होंने, बल्कि उनकी कविता है जिसका क्या कि मैं ताकत से नहीं बोला, उम्मीद से बोला, शायद कि मैं सही हूँ। तो वो ताकत के बरक्स उम्मीद को देख रहे थे। ये एक तरह की नॉस्टैल्जिया भी है इसमें। बाद की कविता जो है वो थोड़ी सी गड़बड़ होती है और उसमें फिर से कोशिश होती है कि प्रगतिशीलता और आधुनिकता को जोड़ने की कोशिश, जो कि एक बड़ा विकल्प या बड़ी परियोजना थी जो 8वें दशक की कविता में एक हद तक दिखाई देती है। लेकिन उसके बाद तो स्थितियां और अलग अलग दिशाओं में चली। उसमें एक और बहस चली थी प्रगतिवाद और प्रगतिशीलता को लेकर के। सुदान सिंह चौहान का एक लेख है, उसमें वो कहते हैं कि इस समय, और खासतौर से रामविलास शर्मा जी के लिए लिखते हैं कि इस समय प्रगतिशीलता को कुछ लोगों ने बना लिया है कि जो इस तरह की कविता लिखेगा वो प्रगतिशील है, जबकि प्रगतिवाद का मतलब ही है कि हम अपने समय से कि जो हमारी सीमाएं हैं उनसे मुक्त होकर के हम बात करें तो हम प्रगतिवादी हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि मुक्तिबोध का जो स्वर है इन लोगों से अलग इसलिए नहीं है क्योंकि मुक्तिबोध की कुछ और राइटिंग्स अगर इसमें जोड़ दी जाए, वो नेहरू के बारे में लिखते हैं, दून घाटी में नेहरू, गुणनिरपेक्ष आंदोलन पर भी लिखते हैं और गांधी पर भी लिखते हैं, लेकिन इनके मूल्यांकन में वो बात नहीं है जो हमें मुख्य धारा का उस समय जो खासतौर से नई कविता के कवि हैं उनमें देखने को मिलता है। यहाँ पर नेहरू के प्रति काफी उनकी सहानुभूति है, गांधी के प्रति सहानुभूति है,
उस समय अगर हम मध्य प्रदेश की पूरे और कवियों को देखें तो उनमें भी उस तरह का नकार का भाव नहीं आता है। लेकिन खास तौर से जो बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग की उस समय की जो कविता है उसमें नकार है, बहुत गहरा नकार। तो इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, जहाँ तक प्रगतिवाद और प्रगतिशीलता वाली जो बात है तो उसको लेकर ये बात बहुत सारे लोगों ने महसूस किया, खासकर 40 के दशक कि कुछ टाइप चरित्रों का निर्माण कर लिया जा रहा है और उसके आधार पर कविताएं लिखी जा रही हैं और इसलिए उन कविताओं में अनुभूत सत्य का अभाव है। और सत्य को आप जब अनुभव ही नहीं करेंगे तो वो आपके भीतर से नहीं होगी। तो कविताएं एक तरह से ज्ञान के रूप में बदल गई। आप देखिए कि ठीक उसी समय जहां शाही अनुभव की नूतनता पर बल दे रहे थे तो मुक्तिबोध ज्ञानात्मक संवेदना की बात कर रहे थे, जिसको प्रगतिशील कविता ने तथाकथित एक तरह के ज्ञान में बदल दिया था। भाई आप जो है मैनिफेस्टो पढ़िए, वहां से आप समाज को समझ लीजिए। आप समाज को समझ गए तो जैसे राम कथा, जैसे मैं जो मध्यकालीन कविता है या उससे पहले की जो कविता है, तो कथा तो पहले से मालूम है, सब जानते हैं कथा क्या है। पूरी कविता जो है वो एक शिल्प है, कहने का ढंग है। तो प्रगतिशील कविता भी धीरे धीरे उस ओर बढ़ने लगी कि वो कहने के ढंग में बदल गई। पता है कि आपकी सहानुभूति किसके प्रति है, क्या देखेंगे आप 20 कविताएं उठा लीजिए उन कविताओं, तो ये सारी कविताएं अनुभूत नहीं है, अनुभव के स्तर पर नहीं है। मुक्तिबोध का कहना था कि ये मार्क्सवादी कविताएं नहीं, क्योंकि मार्क्स जो है अनुभव के निषेध की कोई बात नहीं करते। तो इसलिए मुक्तिबोध ने ज्ञान के संवेदनात्मक रूपांतरण की बात कही। और बिहार और मध्य प्रदेश वाली जो बात कह रहे हैं, इसको लेकर मेरी बहुत ठीक समझ नहीं है, तो मैं इसको लेकर आपको ठीक तो नहीं बता सकता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि नेहरू और गांधी को लेकर जो धारणा थी, और आज हम नेहरू गांधी को जैसे देख रहे हैं, यह 60 के दशक में देखना संभव नहीं था। क्या होता है कि फिजिक्स में भी एक सिद्धांत है कि 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है, तो जैसे उस लेंथ के भीतर कोई चीज जाती है तो आप देख नहीं पाते, तो एक दूरी बनने के बाद आप चीजों का मूल्यांकन कर पाते हैं। और नेहरू का जो छवि थी वो उससे मुक्तिबोध के लिए बाहर निकल पाना बहुत कठिन था, एक कवि के लिए सब कुछ के बावजूद। और उसका बड़ा कारण ये था कि और ये सच में बहुत हैरान करने वाली बात है, और इस पर सच में विचार करना चाहिए कि जिस आजादी के संघर्ष में इतने सारे लीडर पैदा किए, आजादी के बाद सिर्फ हमारे पास कोई लीडर नहीं बचा। आप देखिए कि उन सब का जो है उनका कद कहाँ, मतलब आपको एक शिक्षा मंत्री के रूप में मौलाना अबुल कलाम आजाद दिखते हैं, अम्बेडकर दिखते हैं, नेहरू दिखते हैं, और लोग कहाँ चले गए। तो मुझे लगता है कि वो दरअसल मैं एक बात समझता हूँ कि आजादी एक टर्निंग पॉइंट था, एक बहुत बड़ा विस्फोट था, जिसके बाद आपको समाज को नए रूप में विकसित करना था। आपने उस ओर ध्यान नहीं दिया और आपको लग रहा था कि आप धीरे धीरे हल कर लेंगे। आपने बहुत सारे सवालों को ये मान लिया कि आप बाद में हल कर लेंगे, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि आपके अपने समय और समाज बोध की भी एक सीमा होगी, आपका भी एक अंत आएगा। उस अंत के बाद फिर क्या होगा। अब आप सोच कर देखिए कि नेहरू की मृत्यु के बाद क्या हुआ, 64 के बाद हम कहाँ पहुंच गए। तो यह कुछ है नहीं होगी बात, और ये बात जरूर है कि आखिर उस प्रगतिशील आंदोलन का एक बहुत रेडिकल चेहरा तो बिहार में 60 के दशक में दिखा, जो मध्य प्रदेश में नहीं दिखा। तो यह भी एक सच्चाई है, और आप जो कह रहे हैं इस पर गंभीरता से विचार निश्चित रूप से होना चाहिए। मुझे लगता है कि यहाँ पर अच्युतानंद जी थोड़ा सा जो पुराना रुख है वाम वाला, वो ज्यादा हावी होता है। वो इस तरह से मुझे लगता है कि एक आजाद मुल्क से की जो सीमाएं हैं, क्योंकि बहुत सारी चुनौतियां हैं, सांप्रदायिकता का जो रूप है वो बहुत तेजी से बढ़ता है उस समय। फिर
जो विस्थापन की समस्या है, नए भारत को बनाना है तो उसके कौन कौन से मानक होने चाहिए, हिंदुस्तान में जैसे शरणार्थी आ रहे हैं उनको बसाने की समस्या है, भयानक बेरोजगारी का संकट है, तो ऐसे में हम कहीं अपने उस समय की राजनीति से ज्यादा उम्मीद तो नहीं कर रहे हैं। एक और है कि जैसे नेहरू उस समय नई नई जो परियोजनाएं शुरू कर रहे हैं उसके बारे में कहते हैं कि ये नए भारत के नए मंदिर हैं। इन सारी बातों को अगर देखें तो पंचवर्षीय योजनाएं हैं, इसके बाद जो हम लोगों की आय है उसमें भी अंतर आता है, यहाँ तक कि लोगों की जो औसत आयु है उसमें भी अंतर आता है। तो क्या इतने जो बदलाव हो रहे हैं या इनका कोई मूल्यांकन हमारी कविता या हमारे समाज में बनता है कि नहीं बनता है, बनना चाहिए? देखिए, जो आप बात कह रहे हैं वो ठीक है, उसमें आपकी सहमति नहीं। मेरा ये कहना है कि आजादी के बाद जो हमने विकास की पूरी अवधारणा विकसित की, उस अवधारणा को जिस अर्थ में व्यापक होना चाहिए था, जैसे मैंने आपको एक छोटा उदाहरण बोकारो का दिया, और वो आदिवासियों का जो विस्थापन हुआ या जो एक पहली गैर कांग्रेसी सरकार केरल में आई जी जी, उसको गिराया गया। और आज अगर हम मान लीजिए बहुत सारे चीजों को, हालांकि आज इस बात को कहने का अर्थ दूसरा है, हम उस संदर्भ में नहीं कह रहे क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत सारे लोग आज उसको किस अर्थ में कह रहे हैं। हमारा उद्देश्य, हम आपका उद्देश्य इस अर्थ में नहीं है। मेरा ये कहना है कि हम अतीत के प्रति जो है हमें आलोचनात्मक रहना चाहिए। इसलिए रहना चाहिए क्योंकि हम उस अतीत से सीखना चाहते हैं। जब हम नेहरू की आलोचना कर रहे हैं तो हमारा उद्देश्य कतई नहीं है कि हम नेहरू के अवदान को कहीं से खारिज कर सकते हैं। हम और आप इस बात को जानते हैं कि अगर भारत के प्रधानमंत्री नेहरू नहीं होते, आज हम आप या हिंदुस्तान आज जहाँ है उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। लेकिन बावजूद इसके, इन तमाम विसंगतियों के बावजूद, तमाम समस्याओं के बावजूद, जो परिकल्पना भारत की बननी चाहिए थी, जो हमारी अपेक्षाएं थी, मेरा तो सिर्फ उसमें छोटा सा प्रश्न यह है कि उसमें सामाजिक और सांस्कृतिक पक्षों को इग्नोर क्यों किया गया, और विकास के सारे मापदंड सिर्फ फैक्ट्री बनाने से विकास क्यों होगा। यह आपको मैं बताऊं कि गांधी और नेहरू के बीच आधुनिक शहरों के निर्माण को लेकर एक पत्राचार है, और उस पत्राचार में गांधी जिस शहर की बात कर रहे हैं और नेहरू जिस शहर की बात कर रहे हैं, दोनों में वो संभवतः 42 से 43 का फर्क है। तो वह भी अंतर्विरोध है। तो मुझे लगता है कि वहां भी आज जैसे आप जिस सांप्रदायिकता के सवाल को करते हैं उसके भी बीच उसी दशक में पड़ रहे थे, और उस सवाल को भी हल करना चाहिए। जैसे आपने जब हिंदुस्तान की संस्थाएं बनाई, आपने ऐसा क्यों नहीं किया कि केरल के बहुत सारे लोग बिहार में आके पढ़ते हैं? आप कहीं और कुछ नहीं करते, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में तो कर सकते थे। इस गोवा में आज भी बहुत सारे नॉर्थ इंडियन आते हैं पढ़ने के लिए। क्या इसको बहुत, मैं केरल में पहला व्यक्ति हूँ जो नॉर्थ इंडियन है। यह अगर 70 साल के बाद हुआ है, अगर मान लीजिए, या यूनिवर्सिटी के बनने के 24 साल या 25 साल के बाद हुआ है, तो इस यूनिवर्सिटी का मतलब तो विश्वविद्यालय है। अगर उसमें पूरे विश्व की नागरिक, जो फ्रांस की यूनिवर्सिटी में भारत के लोग पढ़ने जाते हैं तो फ्रांस के नागरिक नहीं होते। तो आपने उस समय भारत को बुनने की कोशिश जो की जा सकती थी, और उसके लिए आपको बहुत सारे अपने संसाधनों का इस्तेमाल करना चाहिए, और वह तभी हो सकता था जब आपने विकास को सिर्फ आर्थिक न माना होता। हो सकता है आप असफल होते, इससे ज्यादा सफल होते, उससे कोई समस्या नहीं है। असफलता किसी योजना के कार्यान्वयन का कसौटी नहीं हो सकती। बार बार नए तरीके से सोचना ही एक रास्ता है, लेकिन अगर आप अपनी कार्यनीति में ही आप एक तरह से इनकम्प्लीट है, अधूरा है, तो आप पर सवाल उठेंगे। तो मुझे लगता है कि नेहरू पर बातचीत करने का अर्थ नेहरू के महत्व को स्थापित करना ही है जी, इस अर्थ में। एक प्रश्न होता है का ये था कि साहित्य में विचारधारा का जो सवाल है, हालांकि अब तो इस तरह की बहसें थोड़ी पुरानी पड़ गई हैं, लेकिन फिर भी गाय बेगाई ये बात होती कि विचारधारा का हावी होना क्या सृजन में बाधा बनता है, इसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, आज से अगर 10 साल पहले मुझसे सवाल पूछा गया था
तो मैं तपाक से जैसे बोलता था तब कहता कि जैसे सब्जी में नमक की जरूरत है, जैसे साहित्य में विचारधारा की जरूरत है। अब ऐसे नहीं कहूंगा, लेकिन उससे असहमति नहीं है। देखिए, साहित्य की अपनी सत्ता है, अपना संसार। हुआ ये है कि हमने ये मान लिया कि कोई और चीजें हैं जो साहित्य के दायरों को तय करते हैं। ऐसा करते हुए हम साहित्य की शक्ति को, साहित्य के महत्व को कहीं कम कर रहे हैं। अगर विचारधारा साहित्य में है, लेकिन वो साहित्य की शर्त पर है, वो विचारधारा की शर्त पर नहीं है। हमें इस बात को समझना चाहिए कि विचारधारा तो होगी, हर चीज की विचारधारा। विचारधारा क्या है? एक तरह का मैकेनिज्म है चीजों को देखने का। मतलब जैसे हम कपड़ा बुनते हैं तो उसमें जो धागों की जो लकीरें आप देखते हैं, वो एक तरह से उनको बांधने का तरीका है उसका। तो उसी तरह साहित्य की भी जो बुनियाद है, साहित्य की जो संरचना है, उसको समझना साहित्य की विचारधारा को समझना है। तो मैं साहित्य और विचारधारा की जगह साहित्य की विचारधारा की बात कर रहा हूँ। और साहित्य की भी अपनी विचारधारा होती है और सुनिश्चित विचारधारा होती है, लेकिन वो साहित्य की शर्त पर होती है। उसके मूल में साहित्य ही होता है। वह कोई शुद्ध विचार या राजनीतिक विचार का प्रचार नहीं करता है, ये उसका काम नहीं है। राजनीतिक विचार जिस काम को करता है, ठीक वही काम साहित्य अपने तरीके से भी करता है। हमें इस आत्मविश्वास को बनाए रखने की जरूरत है कि जिस मुक्ति का रास्ता हम राजनीति के रास्ते देखते हैं, इस मुक्ति के रास्ते को हम और रास्तों से देखते हैं, वह काम साहित्य भी करता है, लेकिन अपनी साहित्यिक चेतना के रास्ते करता है। एक सवाल चलते चलते हम लोग पूरा करते हैं। जैसे अभी एक आंदोलन समाप्त हुआ और उसके पीछे बहुत सारी बातें, कविता भी उस समय खूब लिखी गई। क्या कारण है कि जो कविताएं हैं वो आंदोलनों के समय काफी उनका जो स्वर है वो हमें मुखर होकर के सुनाई पड़ता है? उस समय कविता गाई जाती है, कविताओं की कई पंक्तियां लोगों के जुबान पर चढ़ती भी हैं, और जो कि सामान्य दिन होते हैं, जबकि समाज कहीं उन बुराइयों से मुक्त नहीं होता है, लेकिन तब कविता उनके जहन में क्यों नहीं आती? देखिए, मतलब इसको बहुत टेक्निकल आंसर भी दिया जा सकता है कि भाई जब आपको चोट लगती है तभी आप डॉक्टर के पास जाते हैं। तो जब समाज को चोट लगती है तब कभी जो है वो समाज का एक तरह का जो रोग को महसूस करने वाला, मतलब आप थर्मोमीटर का इस्तेमाल तो तभी करेंगे ना जब बुखार होगा। जब बुखार होता है तो कभी जो है वो समाज का थर्मोमीटर है, तो हम उसका इस्तेमाल करते हैं। जहां तक आप जो सवाल व्यापक अर्थ में पूछ रहे हैं जिसकी बात, तो वो बात मैं भी महसूस करता हूँ। उसका बड़ा कारण ये है कि कवि या लेखक, जो भी हम कहना चाहें, उसका समाज से संबंध टूटा है। और कहीं ना कहीं हम जिस समय में रह रहे हैं उसमें एक निष्ठता जैसी या आत्मनिष्ठ होने को, जैसे मैं इस आपके सवाल को दूसरे अर्थ में पूछूं कि अगर मैं किसान पर भी कविता लिख रहा हूँ तो मेरी इच्छा यही है कि वो कविता किसान तक पहुंचे ना पहुंचे, आलोचक तक जरूर पहुंचे। तो मेरा उद्देश्य, मेरे लिए किसान एक माध्यम है, एक मीडियम है। उद्देश्य मेरे लिए कहीं किसी ताकत की संस्था है। कविता या साहित्य का काम ताकत का विरोध है, वो ताकत की आलोचना पैदा करती है। अगर कविता ये काम नहीं करती है, साहित्य काम नहीं करता है, तो वो कुछ भी करे, वो साहित्य नहीं है। तो हमारे समय का सबसे बड़ा संकट यह है कि साहित्य, मैं ये नहीं कह रहा कि किसान पर कविता को सिर्फ किसान ही पढ़ेगा, लेकिन वह उस समाज के पक्ष में होगा, उस समाज के लिए होगा। उसका मूल्यांकन या उसके बारे में कोई आलोचक नहीं तय करेगा। तो हमने साहित्य को संस्थाओं का गुलाम बना दिया। संस्थाएं तय करती हैं, साहित्य अकेडमी तय करता है किस साल का हमारा कवि कौन है। तो ऐसे में कविता पढ़ने समझने की जो समझ है वो तो लगातार बाधित होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कई सारी महत्वपूर्ण बातें इस बातचीत में साझा की हैं। दोस्तों, ये बातचीत बड़ी अनगढ़ है क्योंकि इसका नाम बदकही है और बदकही में कुछ भी सिलसिलेवार नहीं होता है। तो जो भी कुछ सिलसिलेवार बन पाया होगा उसमें बड़ी भूमिका जुता जी की है। हम लोगों की भूमिका बस इतनी है कि हमने इस बातचीत को अनगढ़ता प्रदान की है
बाकी आपकी राय का इंतजार रहेगा। शुक्रिया।